Assalamu alaikum. Welcome to my channel Akka Physics Jolie. Our today's lecture is about branches of physics, and the first branch is mechanics. So let's start. Mechanics is basically the study of motion of objects, its causes and effects. अच्छा, ये जो मैकेनिक्स है ना, इसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी तो ज़रूर करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, ठीक है। सारी की सारी मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स की उनके बारे में हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उनकी मोशन की वजह से उनके इन्वायरमेंट के ऊपर या बसाते खुद बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर वजह क्या बनती है, क्यों हम लोग मतलब वो बॉडी जो है वो क्यों मूव करती है, ठीक है। ये सारी की सारी काजेज, इफ़ेक्ट्स, ये सब भी साथ में ही हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी मैकेनिक्स के अंदर हम बॉडी मूव कैसे करती है, क्यों करती है, किस वजह से करती है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं, ठीक है, हर चीज़, और उस बॉडी के मूव करने की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उस बॉडी के ऊपर, या उस बॉडी की वजह से उसकी इन्वायरमेंट पे या जहाँ पे वो चल रही है, हर चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। एक और ब्रांच होती है फिज़िक्स की, डायनेमिक्स, जिसके अंदर उसके इफ़ेक्ट्स और काजेज़ के बारे में स्टडी नहीं की जाती। मूवमेंट के बारे में तो स्टडी हो जाती है, लेकिन उसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स नहीं बताए जाते, ठीक है। लेकिन मैकेनिक्स के अंदर हम होल स्टडी करते हैं मोशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है, कार है एक, ठीक है। उस कार ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है, यानी एक शहर से दूसरे शहर वो जा रही है, सिटी ए से सिटी बी में जा रही है, ठीक है। तो उसको जाते हुए बहुत सी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार की स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो उसकी वेलोसिटी क्यों इतनी है, उसका एक्सेलरेशन क्यों इतना है, ये सारी रीज़न्स, ये सारी जो वजूहात है, ये काजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब की स्टडी जो है हम करेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। तो बेसिकली ये सब कुछ था जो हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हीट। हीट बेसिकली हीट एनर्जी ही है। अब इस ब्रांच के अंदर ना हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं हीट के अंदर। बेसिकली नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, की हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। अब हम बारी बारी इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ हीट, जो कि हम लोगों को सनलाइट से मिल रही है, ठीक है, सन से डायरेक्टली हम लोगों को मिल रही है ना हीट, तो ये बेसिकली नेचर ऑफ हीट है। हम लोग इसमें सारा कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हमें पता है कि हमारे पास से जो हीट ट्रांसफ़र के तीन ही मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। अब ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और जो हमारे पास है रेडिएशन, ये हैं कि आप बेसिकली ये भी हम लोग आगे जाके मज़ीद तफसील से इनको ज़रूर पढ़ेंगे कि किस तरह से हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है। अब लास्ट वन इज़ के इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट क्या होते हैं। तो देखिए, हीट तो नहीं बदलती, सनलाइट जितनी आनी होती है उतनी आती है, सर्दी हो या गर्मी हो, जितनी सूरज ने हम लोगों को हीट फ्राहम करनी है उसने उतनी ही करनी होती है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में हम लोगों को उसी हीट का इफ़ेक्ट जो है वो कम फील होता है, जबकि गर्मी में बहुत ज़्यादा फील होता है। तो यही सारा कुछ है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम किस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में पढ़ते हैं? हीट के अंदर। नाउ आवर नेक्स्ट ब्रांच इज़ साउंड्स। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ और मेरी ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अब ये बात देखने वाली है कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है। हमारे दरमियान में ना एक मीडियम है, ठीक है, एयर। तो अगर मैं बोल रही हूँ, मेरे सामने कोई बंदा बैठा, तो उस तक मेरी आवाज़ जो जा रही है वो एयर मीडियम था जिसके थ्रू जा रही है, ठीक है। अगर मीडियम ख़त्म कर दिया जाए तो मेरी आवाज़ कभी भी उस तक ना जाएगी, अगर एयर को निकाल दिया जाए। और अगर हवा में से भी मेरा साउंड ट्रैवल करके सामने वाले बंदे को जाके सुनाई दे रहा है, तो वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई तरीका तो होगा, वो साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। अब अगला सवाल आता है कि साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं हमारे पास। अब वो साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं? आया वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, या वो वेवी शक्ल में मूव करती हैं, ट्रायंगुलर मूव करती हैं, किस तरह से वो कर्व में जाती, कैसे जाती हैं, वो अगले बंदे तक कैसे जाके सुनाई देती हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम इसी ब्रांच में करते हैं, साउंड में।
इसको पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो डील करती है ये ब्रांच। देयर प्रोडक्शन के वेव्स जो हैं, मैंने अभी आपको बोला कि साइन वेव्स की फॉर्म में ये मूव करती हैं, तो वो वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। जस्ट लाइक अगर मैं दो मार्कर्स को आपस में टच करती हूँ, जस्ट लाइक ये आवाज़, तो ये आवाज़ जो पैदा हुई है क्यों पैदा हुई है, इसकी प्रोडक्शन के पीछे क्या राज था। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो ये तो हमें पता है, हमने बायो में पढ़ा हुआ है कि वोकल कॉर्ड्स के साथ हमारी जो है वो जाके टकराती है हवा, तो वहाँ से कुछ इर्ताश पैदा होती है जो आवाज़ बन के अगले बंदे को सुनाई देती है। ये तो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से आवाज़ आ रही है, या जैसे मैंने अभी आपके सामने ये टच किया, ये आवाज़ आपको आई, तो ये आवाज़ कैसे क्रिएट हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई, ये सारी की सारी स्टडी भी हम इसी ब्रांच में फ़िज़िक्स की के अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी अब बहुत कुछ आ जाता है हमारे पास कि आवाज़ की खसूसियात कैसी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, या उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, पिच कैसी है, या आवाज़ जो है वो डैम्ड है या अनडैम्ड है। वैसे ह्यूमन वॉइस हमारी जो होती है वो डैम्ड होती है, इसी वजह से तो कुछ फासले पे जाके वो आवाज़ रुक जाती है, वो हमेशा के लिए चलती नहीं जाती। यानी जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर बोल रही हूँ तो इस कमरे से आवाज़ बाहर चली जाएगी, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस होगा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पाएगी, उसके बाद आगे जाके वो आवाज़ रुक जाएगी, वो उससे आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ जो थी वो डैम्ड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पहले लाउड थी, आहिस्ता 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 वो क्या होती गई, उसकी लाउडनेस कम होती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म ही हो गई। लेकिन अगर मेरी आवाज़ अनडैम्ड होती, यानी कि उसकी जो है लाउडनेस वो चेंज ना होती, जिस लाउडनेस से मैं बोल रही हूँ वो हमेशा वैसे ही रहती, तो वो तो सारी ज़िंदगी चलती रहती, जितनी मर्ज़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती थी, वो आवाज़ आगे जाती ही जानी थी, ठीक है। लेकिन ह्यूमन वॉइस हमारी, हमें पता है कि हम लोग जो भी सुनते हैं या जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी बोल रहा होता है, कोई भी आवाज़ जो है, सिर्फ ह्यूमन वॉइस नहीं, ठीक है, कोई भी आवाज़ जो है वो डैम्ड ही होती है। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। एंड एप्लीकेशंस के हम हमारी आवाज़ जो है या जितने भी साउंड्स होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी जो है वो इसी ब्रांच में की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लाइट यानी ऑप्टिक्स, ठीक है, ये ब्रांच है हमारे पास फिज़िक्स की। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये लाइट के एस्पेक्ट से जाहिर सी बात है उनके साथ डील करेगी। इट्स प्रॉपर्टीज़, इसमें भी लाइट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं उनके बारे में स्टडी की जाएगी। अब लाइट हम इलेक्ट्रिसिटी से भी लेते हैं, सनलाइट, मूनलाइट, बहुत सी ज़राए हैं हमारे पास लाइट के। तो अब फिज़िकल एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं कि वो लाइट हम लोगों को किस तरह की दिखती है, वाइट, येलोइश, किस कलर की दिखती है, ये कैसी दिखती है वो लाइट जो है हम लोगों को, या वो किस फॉर्म में हम लोगों को नज़र आती है। नेक्स्ट लाइट की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ये भी उसी में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग इसकी कैसी है, लाइट वर्क कैसे करती है, लाइट से हम किस किस तरह के काम लेते हैं। एंड द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं ना। अब हम जो ग्लासेस लगाते हैं वो भी ऑप्टिक्स में आते हैं। तो ये इन सारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिकली जो ग्लासेस होते हैं, ठीक है, वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से होते हैं ना। तो इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लाइट के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या यूजेस हैं लाइट के इसमें, ये सारी चीज़ें भी हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच हमारी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी की जब भी हम बात करते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं चार्जेस की। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, या तो चार्जेस रेस्ट में हो सकते हैं या फिर चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे होंगे, हरकत में होंगे यानी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी क्योंकि आगे जाके उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बल्कि फ़िज़िक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी बेस ही उस पर करती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। देखिए, हमें पता है चार्जेस हर चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, वो भी चार्जेस हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास ना, हमने ये पढ़ा होता है शुरू में, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हमारे पास, जितने भी मेटल्स होती हैं ना, उनके अंदर हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक लोहे की रॉड है, ठीक है, उसके वो लोहा जो है वो भी मेटल है, आपको पता है, लोहे की रॉड है हमारे पास। तो अब उस रॉड के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। चार्जेस उसके अंदर लाजमी तौर पे मौजूद है, लेकिन वो रेस्ट में है। आप उस रॉड को हाथ में पकड़ते हो, क्या आपको करंट लगता है? नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक और यहाँ पे आप समझ लें, करंट का लफ्जी मतलब जो होता है वो फ्लो होता है, ठीक है। करंट बेसिकली फ्लो है,
बजाते खुद करंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्लो को करंट का नाम दिया जाता है। आपने ये देखा होगा विंड करंट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हवा जो है वो बड़े बड़े से पंखे लगाए जाते हैं, जब हवा उनसे टकराती है वो घूमते हैं तो करंट पैदा, हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, करंट पैदा होगी। करंट बेसिकली क्या है, फ्लो है, ठीक है। तो फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसी को आप लोग करंट का नाम देते हो। हालांकि करंट कुछ नहीं है, करंट बेसिकली फ्लो ही था जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई है। अब मैं आपको रॉड की मिसाल दे रही थी, उस रॉड के अंदर भी चार्जेस मौजूद थे लेकिन वो मूव नहीं कर रहे थे, फ्लो में नहीं थे। फ्लो नहीं था तो करंट नहीं था, ठीक है। आपने रॉड को हाथ लगाया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आपको कोई करंट नहीं लगा, किसी किस्म का फ्लो महसूस नहीं हुआ, करंट महसूस नहीं हुआ। अब आप उसी रॉड को क्या करते हो, किसी सॉकेट के पास जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली आ रही है पीछे से, आप उसके साथ लगाते हो तो क्या होगा, उस रॉड के अंदर जो चार्जेस थे वो पहले जो एक साकिन हालत में बैठे हुए थे, रेस्ट में बैठे हुए थे, अब वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। वो जैसे ही मूव करेंगे तो मूवमेंट ही बेसिकली करंट है, तो आपको क्या होगा, करंट लग जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है, चार्जेस किस तरह से मूव करते हैं या रेस्ट में होते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं फौरी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं ना इस बंदे को करंट लग गया, बेसिकली करंट नहीं लगता, वो वोल्टेजेस होते हैं जो हमारे लिए ख़तरा होते हैं। करंट कुछ भी नहीं है, करंट सिर्फ फ्लो है, चार्जेस का फ्लो। जो भी मटेरियल आप साथ में लगा रहे हो उसके अंदर चार्जेस तो ऑब्वियसली मौजूद होते हैं, हर मटेरियल में होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो चार्जेस जब मूव करते हैं, हम इंसुलेटर और उसकी बात करते हैं ना, जब कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी का पीस है वो इंसुलेटर हम उसको कहते हैं ना, ठीक है। तो लकड़ी के पीस को अगर आप जाके किसी साकड़ी या बिजली वाली चीज़ के साथ लगाते हो, आपको करंट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो ढीठ टाइप के होते हैं, वो फिर भी नहीं हिलते, वो फिर भी रेस्ट में ही पड़े रहते हैं, बड़े काहिल होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं हिलते और इसीलिए आपको करंट नहीं लगता, आपको जो है वो फ्लो फील नहीं होता, करंट फील नहीं होता, ठीक है। और वोल्टेजेस जो है वो आप पे अटैक नहीं करते। लेकिन इसकी बरअक्स अगर आप कोई लोहे की, स्टील की रॉड लोगे जो कि एक कंडक्टर है, एक मटीरियल मतलब मेटल है, उसको जाके जब आप लगाते हो किसी सॉकेट के साथ, किसी बिजली वाली चीज़ के साथ, तो आपको फौरी तौर पे फ्लो फील होता है, करंट फील होता है, वोल्टेजेस आप पे अटैक करते हैं। बेसिकली ये सारी स्टोरी थी इलेक्ट्रिसिटी की कि चार्जेस किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो मतलब इंटरलिंक इनका किस तरह से, ये मैंने आपको इनकी इंटरकन्वर्जन समझाई है, किस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो पढ़ते हैं आप इसको। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो उसने कहा ये सारी चार्जेस रेस्ट में कब होते हैं, मोशन में कब होते हैं, ये सारी की सारी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है। देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, इनके इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं और इसका रिलेशनशिप क्या है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ, ये चार्जेस का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये भी हम इसी ब्रांच में पढ़ते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और आप याद रखिए कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से कोई वायर है ना, उसमें से चार्जेस जब वो मूव कर रहे होते हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी चार्जेस का मूवमेंट ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं या करंट जो है वो उसके अंदर है अगर किसी वायर के अंदर, तो उसके गिर्द हमेशा जो है मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि लोहे का कोई छल्ला या कोई इस तरह की चीज़ करीब नहीं लेके जानी आपने जो है वो बिजली के, ऐसा ही होता है ना। क्यों ऐसा हम कहते हैं, हालांकि वहाँ तो बिजली है, वहाँ कोई मैग्नेट थोड़ी है जो लोहे की चीज़ को खींच लेगा, तो मैग्नेट ही तो है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे मैग्नेटिज्म होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट होती है। लेकिन ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, क्रिएट होती है, इंड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें अभी बहुत दूर की हैं। आपको जितनी थोड़ा सा आपके लेवल की बात बतानी थी उतना मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे मज़ीद जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर बात होती जाएगी। अभी के लिए आपके लिए समझना सिर्फ इतना ही था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे मौजूद होती है या इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो में होते हैं तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने इसके अंदर एटम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एटम्स की फिजिक्स यानी इतनी छोटी लेवल की फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम, के एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एटम की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं, एटम को नाम क्यों दिया गया था एटम का। एटम को
एटम नाम इसलिए दिया गया था, बेसिकली एटोमस वर्ड से ये नाम निकला था, जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जाए, बल्कि जबकि ये बात बाद में गलत साबित हो गई थी कि एटम को भी मज़ीद डिवाइड कर दिया गया था। इसके अंदर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इसके अंदर से बहुत सी चीज़ें, बहुत से सैकड़ों पार्टिकल्स, अब तो मज़ीद रोज़ के रोज़ कई पार्टिकल्स इसके अंदर से मज़ीद दरियाफ्त हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं किस तरह की हैं, सारी की सारी वो हम इसके अंदर इस ब्रांच में जो है एटॉमिक फिज़िक्स इसके अंदर पढ़ते हैं। ये भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसकी मज़ीद नॉलेज आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स। जैसे एटम था, एटम के अंदर एक छोटा सा बीज होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब एटम और न्यूक्लियस का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास पूरा पाकिस्तान अगर लें तो ये एक एटम है, यानी एटम, वैसे तो एटम बहुत छोटा होता है, अगर मैं एक डॉट लगाती हूँ फुल स्टॉप के अंदर भी पता नहीं कितने मिलियन जो हैं वो एटम्स होते हैं, बहुत छोटा है एटम का साइज़। लेकिन मैं जस्ट सपोज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, अगर एटम समझें, फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के जितना है एटम हमारा, तो न्यूक्लियस कितना होगा। न्यूक्लियस सिर्फ जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ इस टाइम पे या खड़ी हुई हूँ, आप बैठे हैं या आप खड़े हैं जिस रूम में भी, इस रूम के जितना है सिर्फ न्यूक्लियस, ठीक है। यानी पूरी कंट्री और सिर्फ एक छोटा सा कमरा वो न्यूक्लियस है, बाकी सारा एटम है। यानी एटम न्यूक्लियस के मामले में कितना बड़ा है, और वैसे हम अगर बजाते खुद एटम की बात करें तो वो कितना छोटा है, तो न्यूक्लियस उससे भी कितना छोटा है, तो अब आप आइडिया कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हमने उस न्यूक्लियस की, वो जो एक कमरा एक छोटा सा है, उसके बारे में जितनी भी स्टडी होगी वो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। हम इसके अंदर न्यूक्लियस किस तरह से बिहेव करता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको पता है वैसे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और भी बेतहाशा पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। इन सब की हम स्टडी जो है वो इसमें करते हैं। एंड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई, वही कि मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, हर चीज़ की स्टडी जो है वो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स बेसिकली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये आपको लास्ट लाइन में लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपने मैटर की कितनी स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन आपने कभी भी ना प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ा होगा। प्लाज्मा बेसिकली आयंस से रिलेटेड होता है। आयंस, देखिए मैटर जो है ना हमारे पास, मैटर वो होता है प्योर हालत में, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वो आयंस में तहलील हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मा पिघली हुई हालत है या टूटी हुई हालत बेसिकली जो होती है मैटर की, वही प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसकी सारी स्टडी हम इसमें करेंगे। अगर इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्स जो है ना, हमारा यूनिवर्स, इसमें 99% प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि अगर मैं हमारी अर्थ पे बात करें तो प्लाज्मा का छोटा सा हिस्सा भी नहीं पाया जाता। अगर 99% प्लाज्मा ही बिखरा हुआ हमारी पूरी यूनिवर्स में, तो हमारी अर्थ पे क्यों नहीं है? क्योंकि प्लाज्मा जो है बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ये हमारा सूरज है, चांद है, सितारे, सियारे जितने भी आपको नज़र आते हैं इतने हॉट, ये सारा प्लाज्मा ही तो है। अगर हमारी अर्थ पे आ गया तो हर चीज़ पिघल जाएगी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि प्लाज्मा जो है हमारी अर्थ पे नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में, मतलब पूरे यूनिवर्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी की वजह से तो हमें जो है वो हमारी सर्वाइवल हो रहा है हमारा इस अर्थ पे, कि हम लोगों को हीट मिल रही है जो सन के ज़रिए से और बहुत से सियारों के ज़रिए से। अब इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट। वही के आयंस बनते कैसे हैं, आयनिक स्टेट कैसे हासिल होती है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, हर चीज़ जो है उसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, ये हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर। लास्ट पे लिखा हुआ है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ जियोफिज़िक्स। नाम से ही पता चल रहा है, जियो यानी ज़मीन के रिलेटेड जितनी भी फिज़िक्स है वो हम सारी की सारी इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। इस ब्रांच के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं। बेसिकली ज़मीन अंदर से कैसी दिखती है, अंदर से किस तरह की है, बाहर से तो हम देखते हैं लेकिन अंदर से कैसी है वो सारी स्टडी हम
जियो फिज़िक्स में करते हैं। आई होप कि आपको ये सब ब्रांचेस जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई किसी किस्म की भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर उसके बारे में जो है वो आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।